अरविंद जी, ये तो बहुत पहेली उलझ गई। पहले जिनके साथ लड़ने की बात हुई थी, अब उन्हीं से लड़ने की बात हो रही है। और कहा जा रहा हम एनजीओ चलाते हैं क्या, कि हमारी जिम्मेदारी है इनको जितवाएं सबको। अपना अपना लड़ो भैया। और हम देख रहे हैं कांग्रेस मिल्कीपुर पर मन में लड्डू फोड़ रही है और दिल्ली में तो खुलेआम फोड़ रही, लड्डू बांट रही, कोई समस्या नहीं। करी केजरीवाल को हमने सबक सिखा दिया। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस क्या रुख लेगी, अरविंद सिंह जी? मेरे पास है प्योर पावभाजी का मसाला, पावभाजी मसाला, पावभाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए अमिताभ जी, देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक आप हैं। आपको पता है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कभी भी उसने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। कांग्रेस के फितरत में गठबंधन धर्म निभाना नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह से लेकर चंद्रशेखर तक और देवगौड़ा से लेकर गुजरात तक इसके ज्वलंत उदाहरण है। कदम कदम पर और समय समय पर कांग्रेस ने सहयोगी दलों को छला है। और आज स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, या महाराष्ट्र में एनसीपी हो, शिवसेना हो, जो भी इंडी गठबंधन के घटक दल है, कोई भी कांग्रेस के साथ अपने आप को एक स्वाभाविक गठ मित्र के रूप में नहीं पाता है। ये दल सहज महसूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि कांग्रेस अपनी जमीन इन्हीं घटक दलों के हाथों गंवाई है और कांग्रेस की अंदर अंदर ही कोशिश है कि इन दलों के हाथों जो जमीन अपनी वो खोई है उसको वापस ले। तो कांग्रेस की प्रतिद्वंदिता रियल मामलों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से तो कर नहीं पा रही है। उसका उपाय यह है कि ये छोटे छोटे दल कमजोर हो, वो मजबूत हो और राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस ही प्रतिद्वंदी दिखे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट और एनडीए के अगेंस्ट। जी अरविंद जी, अभी शुरुआत में मैंने एक आंकड़ा बताया था, तब शायद आप ना जुड़े हो। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के बाद से 5 चुनाव हुए राज्यों के, 5 राज्यों के, उसमें 600 साढ़े 600 विधायक चुने गए, टोटल 650, 660 शायद। उसमें कांग्रेस के कुल 73 जीते। हालांकि लड़ी थी कांग्रेस 350 370 के आसपास, ठीक। तो अगर टोटल में देखें तो 10% स्ट्राइक रेट है और कांग्रेस कितनी लड़ी उससे ही मान लो निकाल दें उदारता बरतते हुए तो 23% का स्ट्राइक रेट है। 23% का राज्यों में जिसके पास स्ट्राइक रेट हो वो सबको किनारे कर रही है। वो करिए, अरविंद केजरीवाल से हमारा क्या लेना देना, ये तो आरएसएस ने पैदा किया। मैं कल कांग्रेस को सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो आरएसएस की कोख से जन्मी है, आरएसएस ने उसको पैदा किया है। तो ये 8 तारीख को ही पता लगा कांग्रेस को कि आरएसएस ने केजरीवाल को जन्मा। अमिताभ जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी। आपने जो आंकड़े दिए हैं उसको मैंने ध्यान से सुना। 650 सीटों में से 5 राज्यों का जोड़ लें तो आपने बताया 73 सीटें कांग्रेस के पास है। इसका प्रतिशत हम जोड़ते हैं तो कांग्रेस पासिंग भी नहीं पा रही है। मतलब 33-34% पासिंग के लिए जरूरी होता है, उस 33-34% का 1/3 भी नहीं होता है। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई है। और कांग्रेस जमीन पे काम करती नहीं है, लीडरशिप कोई है नहीं, कंफ्यूजन है दुनिया भर का। अब बताइए, कांग्रेस के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि आरएसएस के कोख से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। तो जब इनको इतना पता है तो दूध पिलाने क्यों गए थे उस बच्चे को? गोद में लेके चुप हो जाओ बच्चे को करते रहे। दाई माँ। अरविंद भाई आते हैं, मुन्ना खान साहब, ठीक है अरविंद भाई, मुन्ना खान साहब भी जुड़ गए। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, जितनी चर्चा भाजपा की जीत की नहीं, जितनी चर्चा केजरीवाल की हार की नहीं, उतनी चर्चा कांग्रेस के बवाल की है। क्या वो दिल्ली में लड्डू बांटे चली जा रही है, यूपी में लड्डू नहीं बांट रही है, अशोक जी का उतना ख्याल कर रही है कांग्रेस, लेकिन मन में लड्डू फूट रहे हैं। बोले इनका भी दिमाग ठीक कर दिया मिल्कीपुर में, ये भी हवा में चल रहे थे। नहीं, अब मजा आएगा। कांग्रेस इस भाव में क्यों आ गई? अब वो कह रही केजरीवाल बोले तो आरएसएस का आदमी है, लोकसभा में आप उनके साथ चुनाव लड़े,
केजरीवाल जेल से छूटे वो ईमानदार है, ये कहने के लिए सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों मंच पे आए क्या दिल्ली में। अब कह रहे ये आरएसएस का आदमी है। मुन्ना खान साहब देखिए, वो इसलिए कहना पड़ रहा है कि क्योंकि 2013 में जो रणनीति बनी थी उसको आरएसएस का छोटा रिचार्ज इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उसकी कई मीटिंग मोहन भागवत जी, उसके बाद राजनाथ सिंह जी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी, सुषमा स्वराज जी, लालकृष्ण आडवाणी जी उनके साथ होते दिखी। तो ये रणनीति कहीं ना कहीं आज ये सवाल तो खड़ा करेगा कि किस तरीके से विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया और आरएसएस ने इस मंच को साझा किया। और कई जगहों पे आरएसएस ने कहा कि जो अन्ना आंदोलन था वो आरएसएस की उपज थी और आरएसएस ने करवाया था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान के पास, जो आदमी कहता हूँ मैं फकीर हूँ, 2 वक्त की रोटी किसी के यहाँ से आता है तो मैं खाता हूँ, और इतना बड़ा आंदोलन जो 6.5 लाख रुपया पर डे के हिसाब से किराया भर करके रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ हो और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हो, जिनका गोबर खर्ची, खान पान, रहन सहन सब के सब किया गया हो, आपको क्या लगता है दोस्त, क्या बगैर रणनीति के तहत हुआ? मुन्ना भाई हमें तो सब अच्छा ही लगता है। एक मिनट बाबू, 1 मिनट भैया, मेरा निवेदन ये था, आप ये बात 8 तारीख को क्यों जाने, 8 फरवरी को आप लोकसभा में उनके साथ थे, और लोकसभा चुनाव छोड़ो, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे चारों आए दिल्ली मंच पे ये कहने कि ईमानदारी का कट्टर अवतार है केजरीवाल, इनको जेल से रिहा किया जाए, इनका दारू से कोई लेना देना नहीं। आपको तब नहीं समझ आया था कि छोटा रिचार्ज है कि बड़ा रिचार्ज है? अब आपके सवाल हो गए अमिताभ जी। जी देखिए, 8 तारीख को पता नहीं लगा। अगर 8 तारीख की बात है तो क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दे? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ इन्होंने 4 राज्य के बदले ले लिए, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा तो नहीं कहा। हर व्यक्ति अपने अपने मिजाज रखते हैं, अपनी अपनी सोच रखते हैं। जवान भगवान ने, खुदा ने 4 इंच के सभी को दिए, जहां मर्जी इस्तेमाल करो। लेकिन सच्चाई और कटु सत्य ये है कि कांग्रेस अब मजबूत होती दिख रही है, बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी। और यही कारण है कि फर्जीवाल के जितने वादे थे वो धराशायी हो गए। अब जो लोग हैं वो विकल्प ढूंढ रहे हैं। जी ठीक, एक छोटा सवाल पूछ लूं, फिर मैं अशोक भाई के पास जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये देश के राजनीतिक मानचित्र को एक रंग देने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी होती है, ठीक है ना? इन दोनों राज्यों में भी कांग्रेस दिल्ली की तरह जाएगी, या बिहार में लालू जी की पार्टी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पार्टी की सदारत स्वीकार करके छोटे पार्टनर के तौर पे लड़ेगी? नहीं, देखिए, दिल्ली के तरह जाएगी, दिल्ली के तरह चुनाव लड़ी है। दिल्ली में जो एक वादा था, जो एक बात थी कि मिल करके चुनाव लड़ेंगे, किसी कारणवश नहीं हो पाया। जो केजरीवाल जी के शीर्ष नेतृत्व थे वो स्वीकार नहीं कर पाए। यही एक कारण रहा है, मैं समझता हूं कि एक वोट का बिखराव हुआ, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। आज भारतीय जनता पार्टी जो सीना ठोक रही है, तो मैं ये समझता हूं अपने दम पे उसने कुछ नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात, सवाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और वहां पे हमारे मुखिया राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पे बातचीत हो गई है। वहां पर मिलकर के बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और 2027 का जो परिणाम होगा इंशाअल्लाह जरूर चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह। एक वक्तव्य आपको राम गोपाल जी का याद दिला दूं, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। राम गोपाल जी अभी परसों कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ पकड़ा तो उत्तर प्रदेश में उनका भी कुछ भला हो गया। लोकसभा में बोले उनके पास उम्मीदवार नहीं थे, हमने उनको उम्मीदवार दिए तब जाके लड़ाई लड़ पाए। क्या ये राम गोपाल जी कह रहे थे? ठीक बात। अशोक जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस तो बिल्कुल ही बदल गई। नहीं, जब लिट्टी चोखा खा रही थे पहली बार पटना में सब लोग इकट्ठे होके बनाएंगे गठबंधन, तब से आज मैं देखता हूं भाषा ही बदल गई। कांग्रेस कह रही हम एनजीओ हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी है फला जीते, हम अपना लड़ेंगे चुनाव, कोई जीते कोई हारे।
ये अचानक से हार्मोनल चेंज हो गया क्या? नहीं, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हतप्रभ हैं कि हवा किधर बह रही है और क्या ये हवा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जाएगी? अशोक जी, क्योंकि वे जैसा मुन्ना भाई भी कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, तो फिर यही उसने दिल्ली में कहा था कि हम मजबूत हो गए। तो जब मजबूत होने का भ्रम हो जाए तब तो संकट पैदा बढ़ जाएगा। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, एक श्लोक है, त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च और ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्तिश्च और संघ शक्ति कल युगे। तो आज जो दौर है वो संघ का है, संगठन का है। तो अगर कोई भी संगठन का व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो संगठित नहीं रह रहा है तो उसके लिए थ्रेट है, क्योंकि हमारे सामने जो एनडीए का घटक है वो संगठित है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को संगठित रहने में और उसके बॉन्डिंग फोर्स के तौर पर उनके पास संघ भी है, उनके पास साक्षात संघ है, संघे शक्ति कलयुगे, उनके पास साक्षात संघ है। अशोक जी, जी, तो किसी भी गठबंधन का अमिताभ जी जो बाइंडिंग फोर्स होता है, जो उसको बांध के रखता है, वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक आइडियोलॉजी और दूसरा उसकी सत्ता। अगर संगठन में, अगर वो संगठन सत्ता में है तो वो अपने आप वो उसकी बाइंडिंग फोर्स बहुत मजबूत होती है। अगर सत्ता में नहीं है तो उसकी बाइंडिंग फोर्स उसकी आइडियोलॉजी होती है। तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं जब से दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आया, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में भी, बड़े सीनियर नेता हैं, हमारे पार्टी में भी बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन जो पार्टी का हेड होता है उसके द्वारा कही हुई बातों का मुझे लगता है ज्यादा संज्ञान होना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार इस तरह के सवालात उनके सामने आए और उन्होंने हर बार यही कहा कि जीत का संज्ञान नहीं होना चाहिए। अशोक जी, कैसी बात कह रहे हो भैया? देखिए, मैंने कहा कि सीनियर नेता बहुत लोग हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सीनियर नेता है, कांग्रेस में भी बहुत सीनियर नेता है, लेकिन जो पार्टी का हेड होता है अमिताभ जी, वो पार्टी की लाइन मानी जाती है उसकी कही हुई बात को। तो हमारे राष्ट्रीय जी ने बार बार यही बात कही है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हुआ, हार से हम लोग सबक लेते हुए आपस में बैठ करके इसको और मजबूती से इसको नया रूप रंग देंगे। यही बात कमोबेश कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा। तो मुझे लगता है कि बाकी बातों पे बहुत ज्यादा हम लोग डाइवर्ट नहीं होंगे। जो इंडिया गठबंधन का जो मूल उद्देश्य, जो आइडियोलॉजी की बात मैंने किया, वो आइडियोलॉजी यही थी कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकना। इस आइडियोलॉजी पे ठीक है, हमारे अभी मुन्ना भाई ने कई बात बताई कि भाई हरियाणा में दिक्कत हुई, गोवा में हुई और दिल्ली में हुई और गुजरात में हुई, तमाम जगह हुई, जो कि अगर मजबूती से लड़ा होता गठबंधन वहां पर तो जो परिणाम है सामने वो नहीं होता। उनकी बात भी सही है, क्योंकि वही हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भूल हुई है, जिस भूल की वजह से हम कई राज्य खोए हैं इंडिया गठबंधन के लोग, उस भूल को हम लोग सुधार करके आगे जो उत्तर प्रदेश, बिहार या आगे जो भी चुनाव है अमिताभ जी, उन चुनाव में हम लोग उस भूल को सुधार करके इंडिया गठबंधन को नए कलेवर में, नए रूप में और नई ऊर्जा के साथ लेकर के भाजपा का और एनडीए गठबंधन का मुकाबला करेंगे। ठीक है, इब्तदाए इश्क है तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी 27 का टिकट बटने दो महाराज, कोटा तय होने दो, कटा जुज सामने होगा। कांग्रेस का मानस बदल गया, अब लिट्टी चोखा वाली कांग्रेस नहीं है, उसका स्वर बता रहा है। और यह बात वहां से कही जा रही है जो लोग कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं कि हमारी ठेका लिया है कि हम जिताए दूसरों को, हम अपने लिए खड़े हैं। हम अपने, एक बड़े नेता ने कांग्रेस के कहा कि आप क्या हमसे उम्मीद करते हो हम अपने दफ्तर में ताला लगा दें और एलाइस को जिताए। इस भाव मुद्रा के साथ टेबल पर जब कांग्रेस बैठेगी आके उत्तर प्रदेश में, तो बड़ी कठिन हो जाएगी डगर पनघट की। अशोक जी, और जितना मैं सपा को जानता हूं, सपा ये मानने को तैयार नहीं हो सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई। नो, सपा चाहेगी कि कांग्रेस को प्रसाद दे दिया जाए, कांग्रेस कहेगी आधा डब्बा चाहिए लड्डू का। ठीक, समस्या यही है। बी प्रैक्टिकल। थ्योरी में सब अच्छा है अशोक भाई, बी प्रैक्टिकल।
आप कहोगे हाथ पे हाथ लाओ, 2 बतासा रख दिए, जाओ खाओ प्रसाद है। वो कहेंगे ना ना आधा डब्बा हमारा, आधे तुम। बस वहीं पर बात गड़बड़ा जाएगी। दिल्ली में भी तो ये हुआ था और हरियाणा में भी आपके साथ यही हुआ, महाराष्ट्र में भी यही हुआ। आपको महाराष्ट्र में क्यों लड़ना पड़ा अलग अशोक जी? लड़ना पड़ा ना। जम्मू कश्मीर में आपको लड़ना पड़ा ना अलग। कांग्रेस ने नहीं दी सीट आपको, बोले नहीं आपको सीट नहीं मिलेगी। यही विषय है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।